हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ छोटे से रिवाइज भी करते हुए चलेंगे कुछ टॉपिक को। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट आर नंबर 1, हम थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है जिसके अंदर मैंने थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो व्हाट इज़ थर्ड लॉ, सबसे पहले इसे समझते हैं और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, थर्ड लॉ के वेरियस एग्जांपल्स को भी पढ़ना है। देखो बेटा, थर्ड लॉ क्या है? ये कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि इस नेचर में कोई भी एक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा। अब बात आती है एक्शन क्या है? फोर्स, और रिएक्शन क्या है? फोर्स। मतलब किसी भी तरह का फोर्स इस नेचर में कैसे एक्ट करता है? पेयर में करता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, ऑल द फोर्स इन नेचर अपीयर्स इन पेयर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द फोर्स इन नेचर appears in pair। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक्शन रिएक्शन जो है डिफरेंट बॉडी पे लगता है। देन आपका थर्ड पॉइंट ये है कि एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसल ईच अदर। इसमें एक चीज़ को समझना है कि अगर हमने सिर्फ एक बॉडी को ही कंसिडर किया है, मतलब एक बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देख रहे हैं, तो उस पर एक्शन रिएक्शन कभी कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन एक्शन और रिएक्शन जिन दोनों बॉडी पे एक्ट कर रहा है, अगर हम उसको टोटल को एज ए सिस्टम मान लेते हैं तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल कर जाता है, जैसा आप सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर देखोगे। अब ज़रा इससे मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। थर्ड लॉ की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये थर्ड लॉ हमें देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और यहाँ से आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग वॉक करते हैं वो थर्ड लॉ की मदद से करते हैं, ठीक है। वॉकिंग इज़ पॉसिबल ड्यू टू थर्ड लॉ, या फिर कहें इज़ पॉसिबल और एक्सप्लेन्ड ड्यू टू थर्ड लॉ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बात को ध्यान रखें, जब भी मैंने आपको ये पढ़ाया है तो ये बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट खुद जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से उसका मूवमेंट नहीं हो सकता। तो अगर ज़रा यहाँ समझें कि ये एक पर्सन है, अगर उसके लेग को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ग्राउंड सरफेस है, तो ये पर्सन चलने के लिए ग्राउंड सरफेस को ऊपर एक फोर्स लगाएगा, मैं इसे कह सकता हूँ फोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये है फोर्स ऑफ एक्शन। तो ग्राउंड जो है इसे क्या देगा? एक फोर्स देगा, किसका? रिएक्शन का। अब एक बात खुद बताइए, जब आप इस तरीके से अपने पैर से फोर्स लगाते हो तो आपका मूवमेंट फॉरवर्ड होता है कि बैकवर्ड? तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर फॉरवर्ड ही होता है। अगर हमने पीछे की तरफ ज़मीन पर फोर्स लगाया तो हम आगे जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? हमने तो ये पढ़ा है एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करता है। हमारा फोर्स तो लगा है पीछे की तरफ, हम आगे मूव कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी पर मोशन जो हो रहा है वो जिस फोर्स के कारण है वो है फॉरवर्ड।
ठीक है। अब बात ये है कि हम हमेशा मूव करेंगे जो फोर्स हम पे लग रहा है। तो ये जो एक्शन का फोर्स है ये तो ग्राउंड पर हमने लगाए, हम पर एक्ट कर ही नहीं रहा, ये हमारे द्वारा ग्राउंड पर लगाया गया, इस वजह से ग्राउंड मूव कर सकता है। बट ग्राउंड का मूवमेंट अगर आप ऐसा भी समझो, ग्राउंड तो मूव नहीं कर सकता। लेकिन कई बार आप देखते हो कि थोड़ी सी मिट्टी जो है वो स्किप कर जाती है, तो वो के एक्शन फोर्स की वजह से हो रही है। रिएक्शन फोर्स जो आपको मिट्टी से मिलेगा, उस अर्थ के सरफेस से मिलेगा, उस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। अगर हम अपने आप को कंसिडर करें तो हमारे ऊपर, ये हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स आया है ग्राउंड से, जो कि है, जैसे मैं कहूँ वो फोर्स आया है ग्राउंड से, वो है रिएक्शन का फोर्स। और हम इस रिएक्शन की फोर्स की वजह से मूव करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती है, ठीक है, कि हम वॉक कर रहे हैं, जब चल रहे हैं तो हम रिएक्शन की फ़ोर्स की वजह से चल रहे हैं, और हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होगा, मतलब हमारी मोशन की डायरेक्शन भी रिएक्शन की डायरेक्शन में ही होगी। ये हुआ आपका पहला पॉइंट। सेकंड, एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, ये एक बलून है, आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। बलून में हमने एयर को फिल कर दिया, ठीक है, इसे पूरा एयर से फिल कर रखा है। अगर मैं इस बलून को किसी एक पाइप से इसके ऊपर एक पतले से स्ट्रॉ को चिपका दूं, स्ट्रॉ में बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, और उसमें से एक धागे को निकाल कर उसे बांध दूं, यहाँ भी और यहाँ भी। इस बलून में हवा भर के इसे मैंने एक बार बंद कर रखा है। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो इसमें से एयर बाहर निकलेगी। ये फोर्स कौन लगा रहा है? बलून के अंदर की एयर लगा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हुआ एक्शन का फोर्स। दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्शन बाय द बलून। ठीक है, तो जो ये एयर इसके आसपास प्रेजेंट है वो क्या है, लगाएगी बलून के ऊपर रिएक्शन, वो होगा रिएक्शन का फोर्स, और आप देखोगे बलून मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअली कभी भी अपने एक्शन से मूव नहीं कर सकता, या फिर खुद के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। मूवमेंट हमेशा होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। ये हम सेकंड लॉ तक पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, क्योंकि सेकंड से ही थर्ड और फर्स्ट बने हैं। यहाँ पर देखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, बट ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। रिएक्शन किस पे लग रहा है? रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन बलून एंड एक्शन इज एक्टिंग ऑन सराउंडिंग एयर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्योंकि फोर्स फॉरवर्ड राइट वाली डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए जो बलून है वो भी राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर जाएगा। एक और एग्जांपल को समझते हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि एक नदी है, नदी में एक नाव है। ठीक है, अब आप एक नाव से, एक पर्सन जो है इस नाव से उतरना चाहता है। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड सरफेस है या फिर नदी का किनारा आ गया। वो नदी के किनारे पर अब नदी से उतरना चाहता है, तो वो जो फोर्स लगाएगा बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोट इसके ऊपर फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पर्सन पे बोट के कारण जो फोर्स आया है उस वजह से वो आगे मूव कर जाएगा। और हम ये देखेंगे कि बोट जो है वो एक्चुअल में नदी में पीछे की तरफ मूव करने लगी, क्योंकि बोट के ऊपर इस पर्सन ने फोर्स लगाया है, जो फोर्स लगाया है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसे ले जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो होगा सिर्फ उसके ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स से। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा? जैसे ये बोट है, बोट के लिए कौन सी चीज़ एक्सटर्नल है? ये तो खुद हो गई। तो इसके बाहर, इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो इस पर फोर्स लगा रही है वो एक्सटर्नल एजेंट होंगे, और अगर उन्होंने फोर्स लगाया तो उनके द्वारा लगाया गया फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। जैसे ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में देखें तो एक्स में मूव कर रही है, और वो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक, एक और देखते हैं। सपोज़ यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लें कि ये क्या है, स्केट के ऊपर ये आप कोई एक स्टूडेंट खड़ा है, स्टूडेंट ए,
और यहाँ दूसरे स्केट पर एक और स्टूडेंट खड़ा है, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने 1 kg के एक पार्सल को, या फिर कहें एक बॉल को, कोई हैवी सी 1 kg की बॉल है, उसे थ्रो किया स्टूडेंट बी की तरफ। ठीक है, तो ज़रा यहाँ समझना अच्छे से, यहाँ पर बॉल और स्टूडेंट के बीच में फोर्स एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ग्राउंड से फोर्स पर्सन पे नहीं आएगा, वो तो स्केट पे आएगा, और स्केट पे क्योंकि पहिए लगे हुए हैं तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत ही लेस फोर्स आएगा। अब ज़रा देखने की कोशिश करना, ये जो पर्सन है स्टूडेंट ए, ये क्या करेगा, बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा। बॉल को आगे फेंक रहा है तो बॉल पे आने वाला फोर्स होगा ये। ठीक है, फोर्स बाय स्टूडेंट ए ने जो फोर्स लगाया किसके ऊपर लगाया, बॉल पे। फोर्स ऑन बॉल, स्मॉल बी फॉर बॉल, ड्यू टू स्टूडेंट ए। ठीक है, ए ने बॉल पे जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये एक्शन है। तो बॉल भी डेफिनेटली क्या करेगी, स्टूडेंट के ऊपर फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन स्टूडेंट ए ड्यू टू बॉल। ये जो लिखने का तरीका है समझिए, ये पहला लेटर जो है इस पर फोर्स लगता है, दूसरा लेटर रिप्रेजेंट करता है जिसके कारण फोर्स लग रहा है। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ लिखा है फोर्स ए पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, बी लगा रहा है। एक्चुअल में है कि कोई भी फोर्स, नया फोर्स जो आता है नेचर में, अपीयर करता है, वो पेयर में ही अपीयर करेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो इंडिविजुअल अकेला हो। तो अब ज़रा देखिए, इस स्टूडेंट ए ने बॉल पे जो फोर्स लगाया, ठीक है, उस वजह से अब देखो बॉल के लिए स्टूडेंट ए क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो एक्सटर्नली इसने फोर्स लगाया होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो बॉल उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर जाएगी। क्योंकि हमारा मूवमेंट का रिलेशन सेकंड लॉ से आता है, जिसमें मैंने लिखा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सटर्नल फोर्स को हम 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से नेट एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पर मास के साथ क्यों नहीं लिख रहे एक्स वाई जेड, बेटा स्केलर क्वांटिटी में थोड़ी हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। तो इसका मूवमेंट हो गया फॉरवर्ड में, बॉल आगे गई इस पर्सन तक। अब जरा आप खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखोगे, अगर ये स्केट पे खड़ा है ना, तो ये जो पर्सन ए है ये एक्चुअली बैकवर्ड मूव होगा, ये प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अगर हम इसका कारण समझें तो ये पीछे क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि बॉल ने इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाया इसकी डायरेक्शन है बैकवर्ड। इस स्टूडेंट ए के लिए बॉल क्या है, एक्सटर्नल एजेंट, बाहर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो बाहर के ऑब्जेक्ट ने इस पर फोर्स लगाया, तो ये जो स्टूडेंट ए है ये भी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये पीछे मूव करेगा। अब ये बॉल इसके पास आई, ये जब इसे कैच करेगा, तो देखिए इस बॉल के ऊपर फोर्स जो लग रहा था उसकी डायरेक्शन क्या थी, फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ। तो बॉल स्टूडेंट ए पे जो फोर्स लगा रही है वो ऐसा होगा कि पीछे से फोर्स ही ऐसा लगता आ रहा है। तो अभी जो ये फोर्स था बॉल के ऊपर लग रहा था, अब बॉल इस पर्सन से टकराएगी तो फोर्स बॉल के कारण आ रहा है। ठीक है, ये चलो हम ऐसा ले लेते हैं, बी ए वाला फोर्स जो है अब आकर किस पे लग रहा है, स्टूडेंट बी पर, किसके कारण, बॉल के कारण, कि वही उसको कैच कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि बॉल स्टूडेंट पे फोर्स लगा रही है तो स्टूडेंट भी तो बॉल पे फोर्स लगाएगा, एक्चुअली करेगा क्या, बॉल को कैच करेगा। कैच करने के लिए जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही है, जैसे बॉल इधर से लेफ़्ट से राइट पे आ रही है, तो उसे कैच करना मतलब रोकने के लिए स्टूडेंट को फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, है ना। अगर उसी डायरेक्शन में लगाएगा तो बॉल तो क्या है, आगे मूव करती रहेगी, तो स्टॉप करने के लिए बॉल के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब हमें ये अनजाने में ही सही, फिज़िक्स को जाने बिना ही सही, हम ये फोर्स लगा रहे होते हैं, इसे कैच कर रहे हैं, तो अपने हैंड से इसे रोक रहे हैं। तो ये जो फोर्स है जो स्टूडेंट भी बॉल पे लगा रही है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टूडेंट बी ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू स्टूडेंट बी, और इसकी डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड।
अब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करके रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ठीक है, मतलब ये जो इस फोर्स को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके ऊपर ये फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट बी कहाँ मूव कर जाएगा, बैकवर्ड। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो ऐसा समझिए कि बॉल आई, बॉल को इसने कैच किया तो इसने रोकने के लिए स्टूडेंट बी ने बॉल पे फोर्स लगाया, तो ये एक्शन हुआ। अब इस एक्शन का रिएक्शन कहाँ लगेगा, स्टूडेंट पर, बी पर, वो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑन स्टूडेंट बी ड्यू टू बॉल। तो क्योंकि अब जो ये फोर्स बॉल लगा रही है एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये जो स्टूडेंट बी है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर जाएगा किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जिसे हम टुवर्ड्स द राइट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा ही डीप फॉर्म में कई बार बच्चों को समझ में नहीं आ पाता ये। चलो इसके अलावा एक और एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ज़रा इसको समझते हैं। जैसे देखिए बेटा, रॉकेट और एरोप्लेन, इन दोनों के क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा एक रॉकेट जब जलता है तो इसके अंदर जितना फ्यूल है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए फ्यूल भरा हुआ है, ये फ्यूल बाहर गैस बन के निकलेगा। तो ये रॉकेट का पार्ट था फ्यूल, ठीक है। तो इस रॉकेट के पार्ट ने बाहर की एयर के ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, दैट इज़ फोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बाहर की जो एयर है वो क्या करेगी, इस रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट इज़ फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके एक्शन फोर्स की वजह से यहाँ की एयर मूव करेगी, क्योंकि अगर बात करें एयर पे जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है रॉकेट, तो रॉकेट क्या हो गया एयर के लिए, सराउंडिंग एयर के लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के फोर्स के कारण जो फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स एयर पे लग रहा है तो एयर मूव करेगी, तो जो भी जहाँ रॉकेट लॉन्चिंग होती है वहाँ पर आसपास की एयर बहुत दूर तक मूव करती है, इसलिए काफ़ी डिस्टेंस बनाने के लिए कहा जाता है। और इस एयर ने क्योंकि रॉकेट पे फोर्स लगाया तो रॉकेट उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो रॉकेट विल मूव अपवर्ड। सेम कॉन्सेप्ट जेट प्लेन्स में भी होता है या फिर एरोप्लेन्स में भी होता है। सपोज दिस इज़ द जेट प्लेन, मैं किसी एक जेट प्लेन के एग्जांपल को ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो जेट प्लेन है, ये यहाँ से इसमें से फ्यूल जो है वो बाहर की तरफ जल के गैस की फॉर्म में बाहर आएगा, तो ये बाहर की एयर के ऊपर फोर्स लगा रहा है जो कि है फोर्स ऑफ एक्शन। तो जो सराउंडिंग एयर है वो क्या करेगी, इस रॉकेट के ऊपर फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाएगी। तो ये जो रॉकेट है इसके लिए जो फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाया किसने, सराउंडिंग एयर। सराउंडिंग एयर क्या इसका पार्ट है, नहीं है, तो वो एक्सटर्नल एजेंट हो गया। तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया, वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, और कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर सकता है, तो रॉकेट मूव करेगा इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इस फोर्स की डायरेक्शन में, जैसा कि ये डायरेक्शन जो देखने को मिल रही है, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ये एग्जांपल्स हो गए किसके, आपके थर्ड लॉ के। अब कई बार इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोई एक पर्सन जिसका पैर किसी मड पे या केले के छिलके पर आ गया, केले के छिलके पर आ गया, तो वो फिसल क्यों जाता है। अब इसके आंसर्स अलग अलग तरीके से देते हैं। कई जगह बच्चे बोलते हैं कि सर द पर्सन इज़ ड्यू टू, पर्सन को फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, फ्रिक्शन इज़ नॉट गेटिंग, पर्सन इज़ नॉट गेटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्लिपरी था, स्लिपरी होने के कारण उसको फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, फ्रिक्शन की वजह से वो फिसल जा रहा है। अब आपने बहुत एग्जैक्टली बात को नहीं समझाया, लेकिन ये फ्रिक्शन चीज़ थोड़ी सी इससे रिलेट करती है, लेकिन कैसे, ये थर्ड लॉ से समझ में आएगी। देखो ये जो पर्सन है ये क्या करता है, एक्शन का फोर्स लगाता है ग्राउंड पे। अब ग्राउंड जो है वो रिएक्शन का फोर्स लगाएगी इस तरीके से। अब इस रिएक्शन के फोर्स के दो कंपोनेंट आए होंगे, एक होगा नॉर्मल और एक होगा यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में ये जो पर्सन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। अब इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसे
ये फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? एक्चुअल में ये फोर्स करवा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इसको फॉरवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं कैसे। एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे इस पर्सन का जो एक्शन फोर्स है, मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। समझिएगा बेटा इसे। इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि इस पर्सन ने एक्शन का फोर्स लगाया बैकवर्ड में, क्योंकि इसका पैर किस पर आया? केले के छिलके पे। तो जो एक्शन का फोर्स आप लगाना चाह रहे थे वो जो छिलके पे था, तो छिलके पे एक्शन का फोर्स तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। छिलका खुद ही इस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। जब एक्शन जिस पे लगा रहे हो वो ऑलरेडी मूव करता जा रहा है, तो वो आपको प्रॉपर अमाउंट में रिएक्शन का फोर्स नहीं दे पाएगा। अगर आपकी बॉडी पे रिएक्शन का फोर्स नहीं आएगा तो आपका मूवमेंट भी उस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। अब ये रिएक्शन का फोर्स आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो केले का छिलका है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, उसके पास अपोजिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से उसके पास क्या नहीं है? फ्रिक्शन का फोर्स बहुत ही लेस है। तो कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं, द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग ए प्रॉपर फ्रिक्शन। वो ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करें कि जब इस पर्सन का पैर केले के छिलके पे आया, ड्यू टू एक्शन इट स्टार्ट मूविंग। ठीक है, वो मूव करने लगा, तो वो रिएक्शन का फोर्स जो इस पर्सन पे आएगा वो इनसफिशिएंट होगा, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का रिएक्शन का फोर्स आएगा। इस वजह से वो पर्सन उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, देन एक और एग्जांपल को समझिएगा, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 6। इसके आपने रिकॉइलिंग ऑफ गन में पढ़ा हुआ है कि जैसे ही एक गन में से बुलेट फायर होती है, तो ये मैंने आपको उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताया हुआ है। गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। तो बुलेट जो है निकलते वक्त इसमें से बाहर गन पे फोर्स लगाती है, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखेंगे कि गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, तो गन बुलेट के लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हुआ जिसने इस पे फोर्स लगाया, तो बुलेट मूव कर जाएगी फोर्स की डायरेक्शन में। लेकिन बुलेट गन पे फोर्स लगा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बुलेट गन के लिए एक्सटर्नल एजेंट हुई, तो इसने बैकवर्ड लगाया तो गन पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, ये जो फोर्स जिसकी वजह से गन पीछे मूव कर रही है इसे रिकॉइलिंग फोर्स कहते हैं। और जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड मूव करती है उसे रिकॉइलिंग वेलोसिटी या रिकॉइलिंग स्पीड कहा जाता है। इन 2-3 चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो यहाँ तक ये चीज़ें जो हैं ये आपके थर्ड लॉ के कंसेप्ट हुए। नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज़ कि सेकंड लॉ इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। ऐसा क्यों? ठीक है, नेक्स्ट इज़ सेकंड लॉ इज़ नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हैं और सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी obtained फ्रॉम सेकेंड लॉ। वैसे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट के बारे में बताया गया है, मैं देखता हूँ आप लोगों को कितना डाइजेस्ट होगा, उस अकॉर्डिंग मैं थर्ड भी बता दूंगा। चलिए फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको ले लीजिए, उसमें 2 चीज़ें दी जाती हैं, जैसे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लग रहा, वो अपनी स्टेट को बदल नहीं सकता। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है? 0 लग रहा है अगर हम कहें।
उसकी उस पूरी स्टेटमेंट की एक कंडीशन उठा लें। उसमें लिखा है ना, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि उसके अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हमने मान लिया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है जो उसने कहा है कि रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला मोशन पे रहेगा। तो उसकी इस कंडीशन को हमने ले लिया। इस कंडीशन को हम एक बार किस में पुट करते हैं, सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ कहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जीरो हो गया तो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी, सेकेंड लॉ कहता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लिखना चाहें, जनरल लिखना चाहें, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसे लिखते हैं। क्योंकि सेकेंड लॉ ये है, अगर सेकेंड लॉ किसी ऑब्जेक्ट पे जिस पे भी एक्ट कर रहा है उसमें मास कांस्टेंट है, तो हम ये वाली चीज़ उसमें स्पेशल केस के तौर पे मान सकते हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या आएगा, ज़ीरो। अगर डेल्टा पी ज़ीरो है मतलब मोमेंटम का जो चेंज है वो ज़ीरो है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम, ये जीरो होना चाहिए। मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मल्टी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ ज़ीरो। अगर हम कहें एम वी इक्वल्स टू एम यू, तो मास और मास कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों मास ऑब्जेक्ट के सेम है तो v इक्वल्स टू यू। अगर इसका मतलब है जो इनिशियल है वही फाइनल है, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था किसी वेलोसिटी से, मान लो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो इनिशियली मूव कर रहा था, तो फाइनली भी वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग v भी उसके बराबर होगा। लेकिन अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, v इक्वल टू यू, तो u की जगह हमने जीरो रखा तो v भी जीरो हो गया, u भी जीरो है। यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले में v की जगह 2 रखें तो आपका u तो 2 आया ही था, v भी 2 आ रहा है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, जो वेलोसिटी है वही रहेगी, इनिशियली जो थी वही फाइनल रहेगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा।